हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने स्लैटर रूल का यूज करके सिग्मा कैलकुलेट करना सीख लिया था, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना सीख लिया था, लेकिन हमने केस 1 देखा था जिसमें हमने एनएस और एनपी के लिए कैलकुलेट किया था। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं केस सेकेंड फॉर एनडी एंड एनएफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन एन डी के हो या एन एफ के हो तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एन डी एंड एन एफ। तो जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, मैंने कल क्वेश्चन दिया था 26 Fe का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ये है। अब मुझे इसके लिए सपोज करो, मुझे इस D में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अब ये कौन सा हो गया, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, एनडी टाइप। तो एनडी टाइप के लिए अगर मुझे सॉल्व करना हो तो क्या रूल होगा, तो पहला रूल है फॉर nth शेल या फिर nth इलेक्ट्रॉन, फॉर nth शेल्स इलेक्ट्रॉन वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सेकेंड, फॉर n-1 n-2 डॉट 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 इंफिनिटिव सेल्स वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 1। तो ये रूल होता है, यानी कि जो लास्ट वाली शेल होती है nth शेल, उसके लिए वैल्यू 0.35 होती है और उसके बाद जितनी भी शेल्स आती हैं उन सब के लिए वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डी और एफ में हो तो लिख लिया होगा आपने, बोर्ड पे चीजें क्लियर दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे 3D में जेड इफेक्टिव। तो हटा देता मैं इन दोनों पॉइंट्स को। चलिए, हमारा स्टेप्स थे वो तो सेम ही थे। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू का चेंज आ रहा है क्योंकि वहां पे n-1 के लिए 0.85 था और बाकी सबके लिए 1 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ nth शेल के लिए 0.35 है, लेकिन उसके बाद जितनी भी शेल होंगी, यानी अंदर वाली जितनी भी शेल्स हैं, उन सब के लिए वैल्यू 1 ही कंसीडर करते हैं। तो सेम रूल, पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ रेडियस 3p6 3d6 एंड 4s2। अब मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि शील्डिंग इफेक्ट हम सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखते हैं, तो ये इसके लिए हमें जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना था। इसका मतलब इससे जो रिपल्सन लग रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखो, ये कौन सी शेल बन गई, ये बन गई nth शेल, ये कौन सी बन गई n-1 और ये हो गई n-2। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है। nth शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 6 12 2 14। तो हम एक माइनस कर देंगे तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक को तो हम रेफरेंस मान के चलेंगे। यहाँ टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कैलकुलेट कर देते हैं। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू कितनी है, 26, माइनस Z में चेंज नहीं करना, आपने 4s2 को छोड़ा तो इसका मतलब ये नहीं 24 कर दोगे, Z 26 ही रहेगा, क्योंकि Z न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पे तो उतने ही प्रोटॉन है ना, वो चेंज नहीं हो रहे। हमने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन कम किए क्योंकि ये आपके कहां है, RHS पे। तो मैंने इसको कैलकुलेट कराने के लिए कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लिखवाए थे, उसमें देख लो, मैंने साफ साफ बोला था कि हम RHS वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं और मैंने डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन किया था। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता दी थी, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा इसको सॉल्व करने का तरीका बताता। हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा n-2 2 इलेक्ट्रॉन, वैल्यू हो जाती है 1, क्योंकि अभी अपन ने लिखा सिर्फ n के लिए 0.35 होती है, उसके बाद सबके लिए 1 ही हो जाती है, प्लस 8 इंटू 1 प्लस यहाँ टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, हमने कंसीडर करना है 13 इंटू 0.35। कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, z तुम्हारा 26 है, सिग्मा यहां से आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे आंसर तुम्हें मिल जाएगा।
चाहो तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, क्वेश्चन तो कितने भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो एक और कराता, ज्यादा नहीं कराऊंगा। तो एनएफ के लिए मैं नहीं करा रहा क्योंकि डी वाला समझा दूंगा, तो अगर एफ वाला भी कैलकुलेट करोगे सेम ही आएगा। तो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, लाइक मैंने ले लिया 29 कॉपर और एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन 25 फॉर क्रोमियम। ये दोनों मैंने इसलिए लिए कि दोनों एक्सेप्शन। तो हम देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मैं इसको सीधा सीधा अरेंज कर देता 3d10 4s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। ठीक है, तो 4s1 से तो हमें कोई लेना देना नहीं है दोनों केस में, क्योंकि ये आरएचएस के इलेक्ट्रॉन है, इससे रिपल्शन हम कभी भी कैलकुलेट करते नहीं। हमें दोनों के डी के लिए चाहिए जेड इफेक्टिव। तो ये बन गई आपकी nth शेल, ये बन गई n-1 और ये बन गई n-2। तो दोनों के लिए सेम है, ये भी होगी n-1 ये n-2। अब दोनों के लिए आपको सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो पहले अपन इसके लिए कर लेते हैं। तो इसके लिए z इफेक्टिव कितना आएगा, z इफेक्टिव इज इक्वल टू 29 जो कि इसका न्यूक्लियर चार्ज है, माइनस सिग्मा। सिग्मा यहां से कैलकुलेट करूं, 2 इलेक्ट्रॉन n-2 में, तो 2 इंटू 1 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन 1 प्लस 10 16 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हमें एक माइनस करके जमना है, तो कितना हो जाएगा 17 इंटू 0.35। कैलकुलेट कर लेना, सिग्मा पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। इसके लिए देखो z इफेक्टिव इज इक्वल टू 24 माइनस सिग्मा। सिग्मा कैलकुलेट करूं 2 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 5 11 13, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है nth शेल में, एक माइनस करोगे 12 इंटू 0.35। इसको कैलकुलेट कर लेना, सिग्मा आ जाएगा, पुट करना, आंसर निकाल लेना। तो मेरे हिसाब से आप सबको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, हम चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स की तरफ। चलिए नोट कर लिया, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसको हम नाम देते हैं एटॉमिक रेडियस। और मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक रेडियस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने पहली प्रॉपर्टी की तरफ। तो देखो एटम्स की कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आपने नाम सुना होगा कभी ना कभी, आपने जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का नाम सुना होगा, ठीक, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम सुना होगा, एटॉमिक रेडियस। तो ये सब एक एटम की प्रॉपर्टी होती है, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है, तो इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो देखो एटॉमिक रेडियस होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आप सबको क्लियरली पता होगा। सपोज अपने पास एक बॉल है, ठीक है, बॉल कैसी होती है पता है ना, तो बॉल है। अब बॉल का मुझे अगर रेडियस फाइंड करना है तो मैं क्या फाइंड करूंगा, उसका डायमीटर, उससे हमें रेडियस मिल जाएगी। लेकिन डायमीटर फाइंड तो कर लोगे, लेकिन एक्चुअल में हमें रेडियस अगर डिफाइन करनी हो तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे सेंटर से उसकी बॉल, यही होता है ना।
यानी बॉल का जो भी सेंटर होगा उससे उसकी जो वॉल है, जो आउटर लेयर है, उसकी डिस्टेंस जो होगी वो आपकी रेडियस हो जाएगी। तो वैसे ही एक एटम में होता है, तो कैसे होता है वो मैं देखते हैं। सपोज ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है, ये आउटर मोस्ट शेल है। तो न्यूक्लियस से जो शेल की डिस्टेंस होती है ना, यही तुम्हारी रेडियस होती है, यही तुम्हारी एटॉमिक रेडियस होती है। तो एटॉमिक रेडियस को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या बोलूंगा, एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज the distance between nucleus to the valency shell, ठीक है। एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द वैलेंसी शेल, यानी कि न्यूक्लियस से वैलेंसी शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही तुम एटॉमिक रेडियस बोलते हो। और एटॉमिक रेडियस अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम एटम का साइज भी बता सकते हो, ठीक। तो एटॉमिक रेडियस अगर हमारे पास है तो एटॉमिक साइज बताने में क्या दिक्कत है। किसी का रेडियस तुम्हारे पास है तो उसका साइज तो तुम इजीली बता दोगे, ठीक है। तो इसकी हेडिंग है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। इसमें एक चीज ऐड कर लेना, तो किसी का रेडियस मिल गया मतलब उसका साइज मिल गया। और रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द वैलेंसी शेल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर, यानी कि अगर आप बात कर रहे हो एटम की, तो एटम की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो आप मेजर करते हो पिकोमीटर में। क्योंकि एटम क्या होता है, एटम बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मीटर सेंटीमीटर में या किलोमीटर में एटम का साइज हो जाएगा। अगर किलोमीटर मीटर या सेंटीमीटर रेडियस कंटेन करने वाले एटम होते तो हम हेलमेट तो छोड़ो, पता नहीं हम क्या क्या मतलब अपने ऊपर डाल के चलते, क्योंकि पता नहीं कहाँ से कौन एटम आता और इंसान दुनिया से निपट जाता। तो एटम बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए आपको फील नहीं होता। आपके चारों तरफ एटम्स है, चारों तरफ वो आपसे टकरा भी रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा। अब सोचो अगर एटम का मास होता है, साइज बड़ा होता, तो एक एटम इधर से आता, मैं यहीं गिर जाता, और फिर वीडियो मैं क्या तुम भी गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि एटम का जो साइज होता है वो हमेशा, या फिर एटॉमिक रेडियस जो होता है वो हमेशा पिकोमीटर में ही कैलकुलेट करते हैं। नोट कर लीजिए इसे। चलिए, अब ये बात हो गई एटॉमिक रेडियस की या एटॉमिक साइज की, बट इसके साथ साथ हम कुछ स्पेशल टाइप की रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन सी है उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जनरली हम एटॉमिक रेडियस ही पढ़ते हैं, एटॉमिक साइज को ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे हमें पढ़ना होता है। तो पहला है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ आयंस। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे पास दो टाइप के आयंस होते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। तो हमें बात करनी है आयोनिक रेडियस की, ठीक है। तो आयोनिक रेडियस में इट इज रेडियस ऑफ आयंस। और आयंस में किसकी किसकी, कैटायंस एंड एनायंस। तो जो कैटायंस होंगे उनकी रेडियस को हम बोलते हैं कैटायनिक रेडियस, और जो एनायंस होते हैं उनकी रेडियस को हम बोलते हैं एनायनिक रेडियस। तो इन दोनों रेडियस के बारे में हमें बात करनी है सबसे पहले, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस तो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द वैलेंसी शेल।
लेकिन उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी रेडियस होती है। जैसे आप सब जानते हो आपके पास मेटल होता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है, और वॉन्डरवॉल्स रेडियस होती है, और आयोनिक रेडियस होती है। तो इन सबको अलग अलग हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि ये होती क्या है। तो पहली हम पढ़ रहे हैं आयोनिक रेडियस, जिसमें दो टाइप की रेडियस हमको पढ़नी है, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। तो हम बात करते हैं पहले की कैटायनिक रेडियस। क्या होता है कैटायनिक रेडियस? कैटायनिक radius is defined as when electron is removed from an atom। यानी कि कैटायनिक रेडियस तुम किसे बोलते हो? कैटायनिक रेडियस बोलते हो जब एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज खुद पे लेता है, और अगर उसने पॉजिटिव चार्ज खुद पे ले लिया तो वो क्या फॉर्म कर देगा? वो कैटायन फॉर्म कर देगा। तो उसकी जो रेडियस होगी वही कैटायनिक रेडियस होती है। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, जैसे मैंने आप लोगों को कल स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट बताया था। मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। अब तुम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो निकालने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो भाई वैलेंसी शेल से निकलेगा, निकल गया। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से क्या होगा? देखो, अगर तुम किसी में, मैं इसको सीधा एग्जांपल लेके समझा, सपोज करो मेरे पास कोई एक एटम ए है, मैंने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया ए प्लस में। अब मुझे इन दोनों की एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करना है, तो इन दोनों के एटॉमिक रेडियस को अगर मैं कंपेयर करूं तो ए इज ग्रेटर देन ए प्लस, यानी कि रेडियस जो न्यूट्रल एटम की होगी वो कैटायन से ऑलवेज ज्यादा होगी। तो आप इसे सीधा क्या बोल सकते हो? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड रेडियस डिक्रीजेस। तो जो न्यूट्रल एटम से उसे कंपेयर करोगे तो जो पॉजिटिव वाला कैटायन है उसकी रेडियस न्यूट्रल एटम से कम होगी। ठीक है, अब तुम इसे अगर समझना चाहते हो तो कैसे समझ सकते हो, फिर से मैं समझा देता। सपोज करो हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। अब अगर तुम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो तो उसके न्यूक्लियर चार्ज पे कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, तुमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, ठीक है भाई, कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या होगा? थोड़ा सोचो, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज पे क्या असर पड़ेगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या घटेगा? तो मैंने अभी बोला कि सिग्मा तुम्हारा क्या होगा? कम होगा। तो जेड इफेक्टिव तुम्हारा क्या होगा? नॉर्मल वैल्यू से बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ गया तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारा एटम में से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को साइड में करो, न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से वो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अपनी पावर ज्यादा दिखा पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो रिपल्शन भी ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, रिपल्शन कम हो गया, तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो इस केस में हमेशा याद रखना कि अगर नॉर्मल एटम है और उसको तुम कैटायन के साथ कंपेयर कर रहे हो तो नॉर्मल एटम का जो रेडियस होगा वो कैटायन से ऑलवेज ज्यादा होगा। तो ये होती है तुम्हारी कैटायनिक रेडियस। अब अगर मैं बात करूं, जैसे ये मेरा पहला क्वेश्चन था, मैं बात करूं मेरे पास ये एटम ए है, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल के ए प्लस में कन्वर्ट हुआ, फिर ए प्लस प्लस में हुआ, फिर ए प्लस 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 में हुआ। अब मुझे इन चारों का ऑर्डर चाहिए रेडियस का, तो मुझे पता है सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी? ए की, फिर कौन आएगा? ए प्लस, फिर कौन आएगा? यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा रेडियस उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होते रहेंगे न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कोई एटम कंटेन करेगा उसका साइज उतना ज्यादा छोटा होता चला जाएगा। तो इसको नोट बना के लिख लो या फिर साइड में कहीं पे लिख लो।
more positive charge, more decrease in radius। ठीक है, तो सिंपल सा फैक्टर है भाई, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटम क्या करेगा, बाउंड्री को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, यानी वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो वो वॉल भी तो थोड़ी बहुत खींचेगी ना। जैसे मैं इसको एक बार डायग्राम से भी समझा देता हूँ, नोट कर लो पहले इतना, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, मोर पॉजिटिव चार्ज मोर डिक्रीज इन रेडियस। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसी आयन के पास होगा उसकी रेडियस उतनी ही ज्यादा कम होगी। ठीक है, तो ये बात थी कैटायनिक रेडियस की। अब मैं इसे एक बार डायग्राम से भी समझा दूं। ये मेरे पास सपोज एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, इसके पास यहाँ पे 1 2 3 4 मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंसी शेल में। अब न्यूक्लियस क्या कर रहा है, पांच इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन दिखा रहा है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन दिखा रहा है तो ये अट्रैक्शन ज्यादा होगा, होगा ना। और बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ये इन पांचों पे क्या दिखा रहा है, रिपल्शन। तो यहाँ पे क्या है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे अट्रैक्शन तो न्यूक्लियस का उतना ज्यादा था, लेकिन उसके साथ साथ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन भी उतना ही ज्यादा था। तो ये एटम का एक साइज फिक्स था। अब मैं यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं, ठीक है, तो वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन 4 पे, समझना मेरी बात को, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कितने पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स पे। लेकिन जो इनर वाले हैं उनका रिपल्शन किस पे है, उनका भी 4 इलेक्ट्रॉन पे। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा साइज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइज कम होगा कि ज्यादा होगा, इस चीज को थोड़ा सा सोचो। चलो सोचा इसे, नहीं मिला आंसर, मैं क्लियर करता हूं एक बार फिर से। देखो थोड़ा सा एक बार फिर से बना देता हूं मैं इसे। सपोज करो ये न्यूक्लियस है और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन और बीच में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक और शेल बीच में है, यानी कि मैं तुम्हें सीधा सीधा सोडियम का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं सोडियम की तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6, यानी सेकेंड सेल में कितने हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट वाली शेल कौन सी है, फर्स्ट वाली ये है ना, तो इसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड वाली शेल में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और थर्ड वाली में 1 है। तो देखो मैं इसके 2 रीजन तुम्हें देता हूँ। पहला कि अगर मैं बात करूं सोडियम के एटॉमिक नंबर की, तो इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन है। ठीक, और मैं बात करूं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इसे Na+ में कन्वर्ट करने की, तो उस केस में 10 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन। यहां से तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगा रहे थे तो वहां पे अट्रैक्शन क्या था, मतलब इक्वल था, यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज भी सेम थे और नेगेटिव चार्ज भी सेम थे, तो खींचने की टेंडेंसी बराबर की थी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो सेम है, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो क्या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पावर नहीं लगाएगा खींचने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो 11 प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के बाद इसकी पावर और नहीं बढ़ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा और एटम का साइज छोटा कर देगा।
बढ़ेगी ना, तो ये रीजन होता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं दैट रेडियस ऑफ Na इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ Na प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही, इलेक्ट्रॉन निकालते ही न्यूक्लियर चार्ज जो आपका है वो बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया तो Z इफेक्टिव कम हो जाएगा। वहां पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, वहां पे मैंने ये बोल दिया था कि इफेक्टिव चार्ज बढ़ जाएगा, वो थोड़ा करेक्ट करना। इफेक्टिव चार्ज नहीं बढ़ेगा, यानी कि Z इफेक्टिव नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या, न्यूक्लियर चार्ज। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालते ही न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है 11, पहले 11 थे, लेकिन इस केस में क्या है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, यानी 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते ही Z इफेक्टिव कम हो जाएगा, और Z इफेक्टिव और रेडियस के बीच में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो अगर Z इफेक्टिव आपका कम हुआ तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो ये वाला केस है, ठीक है। बट आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से मत देखो, आप इसको कैसे देखो, आप सिर्फ इसको इतना सा देखो कि न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, यानी निगेटिव चार्ज कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज उतना का उतना ही, तो पॉजिटिव चार्ज की खींचने की टेंडेंसी और ज्यादा हो जाएगी ना, तो ये हो जाता है केस। सेकेंड चीज, जब भी तुम बात करते हो कैटायंस फॉर्म करने की, तो कैटायन वैलेंसी सेल के सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल के ही फॉर्म होता है। लाइक Na में एक इलेक्ट्रॉन था, हमने एक निकाला, तो निकालते ही क्या ये शेल कम नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है ना, कि अगर मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल ही दिया है तो ये शेल तो ऑलरेडी कम हो गई, तो यहां से भी देख सकते हो सीधा सीधा साइज छोटा हो जाता है। तो ये रीजन होता है कि न्यूट्रल एटम का साइज कैटायन से कम होता है। अब जैसे जैसे और इलेक्ट्रॉन निकालोगे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और ज्यादा होगा, साइज और ज्यादा छोटा होता चला जाएगा, ठीक है, तो ये रीजन होता है। चलिए हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की रेडियस की। तो इस फैक्टर को अगर Z इफेक्टिव से समझोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको Z इफेक्टिव से मत समझो, इसको सिर्फ ये समझो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में क्या चेंजेस आ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रह रहा है, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, तो अट्रैक्शन प्रोटॉन का ज्यादा होता जा रहा है। सेकेंड है हमारी एनायनिक रेडियस। अब एनायन का फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी में डाला जाता है, ठीक है। When electron is added, then anion is formed। तो अब एक चीज सिंपल सी है, सपोज मेरे पास कोई एक एटम B है और मैंने उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो वो हो गया B माइनस, ठीक है। अब यहां से क्या फर्क होगा, तो तुम्हें सीधा सीधा आंसर मिल गया होगा। अगर मैं इन दोनों में रेडियस का ऑर्डर पूछूं कि न्यूट्रल एटम और B माइनस में क्या ऑर्डर आएगा, तो वहां इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था, साइज कम हो रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, यानी निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो इसका मतलब रिपल्शन टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, अट्रैक्शन टेंडेंसी कम हो जाएगी, यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम है और निगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाता है कि न्यूट्रल एटम की रेडियस ऑलवेज एनायन से छोटी होती है। इसको भी मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मैं ऑक्सीजन ले लूं, ऑक्सीजन 8, ठीक है, इसमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है एंड 8 प्रोटॉन। मैं बात करूं O डबल माइनस की, इसमें क्या हो गया, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन। तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, न्यूक्लियर चार्ज दोनों पे 8 और 8 था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर पे क्या फर्क पड़ा, तो यहाँ पे दोनों सेम थे, इसलिए वो रेडियस आपकी एटॉमिक रेडियस थी, नॉर्मल रेडियस थी। लेकिन यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज बढ़ गया तो तुम्हें नहीं लगता कि भाई न्यूक्लियस की जो पावर थी वो कम हो गई, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच के रख रहा था वो पावर अब कम हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो इसका मतलब इस केस में क्या है, एनायन का साइज बड़ा हो जाएगा। जब न्यूक्लियस उसको ताकत से खींच ही नहीं पा रहा है जितनी पावर उसकी पहले लग रही थी, क्योंकि पहले 8 इलेक्ट्रॉन ही थे तो उसकी पावर पूरी काम कर रही थी वो 8 इलेक्ट्रॉन पे, और वो खींच के उनको टाइटली बॉन्ड करके रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ते ही क्या होगा, न्यूक्लियस की पावर कम हो गई और इलेक्ट्रॉन की पावर ज्यादा हो गई, तो वो क्या होगा, साइज बड़ा होता चला जाएगा।
ठीक है, यहां पे भी एक नोट लगा लेना, मोर नेगेटिव चार्ज मोर विल बी रेडियस और साइज, यानी नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ज्यादा बड़ा होगा। सपोज मेरे पास B है, B माइनस है, B माइनस 2 है, B माइनस 3, मुझे इनका ऑर्डर चाहिए तो क्या हो जाएगा, B इज लेस देन B माइनस, इज लेस देन B माइनस 2, इज लेस देन B माइनस 3। तो ये होती है आपकी आयोनिक रेडियस। नोट कीजिए इसको। तो ये चीज सिंपल सी बात रखना, कैटायनिक रेडियस में नॉर्मल या न्यूट्रल एटम से रेडियस कम होती है, और एनायनिक रेडियस यानी निगेटिव चार्ज अगर रहा तो न्यूट्रल एटम से ज्यादा बड़ा साइज रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज रहा तो न्यूट्रल एटम से कम साइज रहेगा। ठीक है, रीजन मैं तुम्हें दोनों के दे चुका, और फिर से बोल रहा हूं, इसको जेड इफेक्टिव से बिल्कुल कंपेयर मत करना, क्योंकि उससे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट जहां पे जैसे यूज होगा हम देख लेंगे। बाकी तो मैंने कल तुम्हें बता दिया था कि जेड इफेक्टिव कैसे काम करता है, ठीक, कैसे साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो क्या रिपल्शन को ही बताता है। ठीक है, अब एक छोटा सा ऑर्डर हम ले लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई एटम है, थोड़ी देर के लिए अपन सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एटम है C और C प्लस और C माइनस, ये 3 स्टेट में है। ठीक है, अब मुझे इसका अगर ऑर्डर चाहिए होता, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमने जो पढ़ा उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे होते हैं ये मैं तुम्हें सॉल्व करवा दूंगा, और 2 सेकंड में तुम्हें चाहे 20 एलिमेंट का कंपैरिजन दे दिया जाए, तुम मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट के अंदर उनका ट्रेंड निकाल के दे दोगे, किसका साइज बड़ा किसका छोटा। मुझे अगर इसमें ट्रेंड चाहिए होता तो ट्रेंड क्या आता, C प्लस सबसे छोटा होता, फिर C होता, फिर C माइनस होता। तो बस मुझे तुम्हें इतना समझाना था कि पॉजिटिव वाला न्यूट्रल वाले से छोटा होता और नेगेटिव वाला न्यूट्रल वाले से बड़ा होता। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, फिर चलते हैं अपन दूसरे टाइप की रेडियस की तरफ। तो आयनिक रेडियस आपको क्लियर हो गई क्या होता है। सेकेंड हम बात करने जा रहे हैं कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस डिफाइंड होती है, आयनिक डिफाइंड होती है आयंस के लिए, तो कोवैलेंट रेडियस किसके लिए डिफाइंड होगी, फॉर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। इट इज डिफाइंड फॉर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो देखो मैं तुम्हें यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन 2-4 मिनट में नहीं समझा सकता, इसके लिए हमें एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, जो जस्ट इसके बाद में उठाऊंगा। ठीक है, वहां पे मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, क्या मतलब उस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, तो हमारे चारों चैप्टर बेसिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें अच्छे से आना चाहिए, मोल कंसेप्ट हमें अच्छे से आना चाहिए, पीरियोडिक टेबल हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, और केमिकल बॉन्डिंग भी हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो मेरा काम है, मैं तो कर लूंगा, बाकी काम जो तुम्हारा है तुम भी करते रहो। ठीक है, कोवैलेंट रेडियस। जैसे मैं बात करूं
H2 मॉलिक्यूल। तो देखो H2 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, तो H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए क्या है, यानी ये ऐसे बना होगा, H और H दो हाइड्रोजन एटम मिलके, और हाइड्रोजन का मैं अगर कन्फिग्रेशन करूं तो 1s1 1s1 होता है। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि जो S होता है, S सबशेल होता है, उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो ये S भी कैसा है, स्फेरिकल। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ओवरलैपिंग होगा। अब ओवरलैपिंग वगैरह मैंने बोला ना, इस चीज को ज्यादा मत समझो, तुम सिर्फ ये समझो कोवेलेंट रेडियस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन एटम का ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इस हाइड्रोजन एटम का ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसका हाफ आपका कोवेलेंट रेडियस होता है। यानी कि ये हाइड्रोजन एटम, ये भी हाइड्रोजन एटम, ये दोनों कौन से हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इनकी ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग होके बॉन्ड बना, ठीक है। ये बॉन्ड ओवरलैपिंग से बना हुआ है, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना, तो ये पहले वाले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है और ये दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ आपका क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस। तो अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो मैं क्या बोलूंगा, कोवेलेंट रेडियस is defined as the half of the internuclear distance between two covalently bonded एटम्स। यानी दो एटम आपके कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, तो इनके इंटरन्यूक्लियर, यानी इनके जो आसपास में ये न्यूक्लियस है ना, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर। यानी एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ आपका क्या हो जाता है, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो अगर मैं कोवेलेंट रेडियस की बात करूं आर सी, तो आर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d by 2, DHH by 2। यानी इन दोनों के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ आपका कोवेलेंट रेडियस होता है। तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, d, और इसका हाफ कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी इस मॉलिक्यूल की। तो कोवेलेंट रेडियस हमेशा हम किसके लिए फाइंड करते हैं, फॉर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। और ये होती क्या है, कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। ये दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है, तो इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, यानी कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, तो इसका हाफ जो होता है वो आपकी कोवेलेंट रेडियस होती है। अब देखो ये कैलकुलेट कैसे किया गया था कि हाफ होगी, तो इसके लिए एक रूल था, तो वो रूल में बताता तुम्हें क्या था। बट इतनी सी चीज है कि अगर मुझे दो एटम्स जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हैं, अगर मुझे उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में पता चल गया तो मैं उसका हाफ कर दूंगा, तो मुझे उसका रेडियस भी मिल जाएगा, ठीक। इसके लिए रूल दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था स्टीवेंसन, और उसका हम रूल पढ़ते हैं। तो उसका रूल क्या था, वो कैसे फाइंड करता था, देखो फॉर्मूला था D इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 मॉड ऑफ XA माइनस X। ये उसका फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसमें क्या चीजें क्या होती है मैं तुम्हें बता देता। ये जो RA होता है, ये होता है रेडियस ऑफ एटम A इन एंगस्ट्रॉम। जैसे मैंने बात की कि दो हाइड्रोजन एटम थे, ठीक है। तो ये एटम हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, मैं इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं। तो ये है रेडियस ऑफ एटम A इन एंगस्ट्रॉम, और ये क्या है, रेडियस ऑफ
एटम बी इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। ठीक है, अब अगर मैं केस ले लूं, इफ आर ए इज इक्वल टू आर बी, अगर दोनों एटम सेम है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है सेम एटम्स के बीच में, या फिर नहीं भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम एटम्स के बीच में बनता है, बट यहाँ पे जो हमने लिया है एटम, उसमें अगर ये भी हाइड्रोजन है तो दूसरा भी तो हाइड्रोजन ही है ना, तो इनकी रेडियस तो सेम ही होगी ना। तो हम मान लेते हैं इफ आर ए इज इक्वल टू आर बी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो देखो फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू आर ए, मैं आर बी को भी वापस आर ए लिख सकता, आर ए प्लस आर ए, ये दोनों अगर इक्वल हो गए, ठीक है, तो मॉड के अंदर है, क्या वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू आर ए, तो आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D/2, और यही चीज तो हमने लिखी है, यही चीज हमने डेफिनेशन में लिखी थी। तो ये था स्टीवेंसन रूल, जिसने एक फॉर्मूला दिया था, और फॉर्मूला देने के बाद उसने एक ये स्टेप यूज किया था कि अगर दोनों के रेडियस आपस में इक्वल हो जाए और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपस में इक्वल हो जाए दोनों एटम्स की, तो जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो किसके इक्वल होती है, आर ए इज इक्वल टू D/2 इंटर, यानी कि हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, यानी कोवेलेंट बॉन्ड से दो एटम जो बंधे हुए हैं उनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ आपका रेडियस होता है। कौन सा रेडियस होता है, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की रेडियस, जिसका नाम होता है मेटेलिक रेडियस। ठीक है, तो मेटेलिक रेडियस क्या होता है, डिफाइंड फॉर मेटल्स। तो सपोज करो हमारे पास एक मेटल है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी मेटल या एलिमेंट अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक जैसे बहुत सारे एटम से मिलके बना होता है, यानी एक जैसे बहुत सारे एटम्स इसमें बॉन्डेड होंगे तब ये मेटल फॉर्म हुआ होगा। अभी जिसका भी मेटल होगा तो ये सारे एटम्स उसी के होंगे, तो ये सब अपन ने ऑलरेडी मोल कंसेप्ट में देख लिया। ठीक है, अब इसमें से मैं उठाता हूं, तो मान लो मैंने एक एटम उठाया, थोड़ा बड़ा बना देता, किसी मेटल का मैंने एक एटम उठाया और ये दूसरा एटम उठाया। अब देखो मेटेलिक रेडियस है तो मेटल के लिए डिफाइन हो रही है, तो मैंने मेटल के दो एटम उठाए, तो ये रेडियस भी क्या होती है, ये मेटल के दो एटम्स हैं, तो ये रेडियस भी उन दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस का हाफ ही होती है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, वहां पे हम बात कर रहे थे कोवेलेंट मॉलिक्यूल की, तो देखो उसमें ओवरलैपिंग हो रही थी। ठीक है, यानी दोनों एटम बॉन्ड कैसे बना रहे थे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सपोज करो मैं मेरे दो हाथ को ऐसे लाके रख दूं, तो क्या ये दो हाथ बंधे हुए हैं, बिल्कुल नहीं बंधे हुए, मैं जब चाहूं इनको अलग कर सकता हूं। बट मैं अगर दोनों हाथ को ऐसे पकड़ूं तो क्या ये बंधे हुए, ये मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं ना, तो ये हो जाता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ये क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, ये हाथ इस हाथ के ऊपर आया तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, ये ओवरलैपिंग हो गई। लेकिन ये क्या है, ये किसी मेटल में दो एटम है जो आसपास में रखे हुए, ठीक है, तो इनमें और इसमें डिफरेंस है ना। ठीक है,
तो डिफरेंस होने की वजह से, लेकिन डिस्टेंस दोनों की सेम होती है। ये भी क्या है, डी है, और इसका हाफ कर दोगे तो तुम्हें मेटेलिक रेडियस मिल जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between two adjacent atoms, of metal। तो अगर मैं बात करूं R metallic, तो R metallic is also equal to 1/2 into D, और R metallic इज इक्वल टू डी बाय 2। तो दोनों में डिफरेंस है, उसमें ओवरलैपिंग हो रही थी और इसमें दो एडजेसेंट एटम है, लेकिन दोनों की न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर तुम हाफ कर दोगे तुम्हें रेडियस मिल जाएगी। तो ये आपकी होती है मेटेलिक रेडियस। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की रेडियस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइप की जो हमारी रेडियस है उसको हम बोलते हैं वॉन डर वाल्स रेडियस। आप लोगों से एक चीज है, मुझे सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन दो कि तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल की बुक, यानी जो अपनी पेज की बुकलेट है उसका पीडीएफ है कि नहीं है। ठीक है, और आज मैं एक काम करता हूं, मैं ग्रुप पे एक बुक पोस्ट कर रहा हूं, एन अवस्थी का मैं पीडीएफ दे रहा हूं, तो उससे आप लोग थोड़ा सा जो भी आपके फिजिकल के क्वेश्चंस वगैरह है आप उससे सॉल्व किया करो। तो मैं आज पोस्ट कर दूंगा बुक, तो सब लोग एन अवस्थी अभी के लिए सॉल्व करो। एन अवस्थी अच्छी बुक है नो डाउट, लेकिन हमें और भी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, और भी बुक्स सॉल्व करनी है, लेकिन स्टार्टिंग अपन एन अवस्थी से करते हैं। तो एन अवस्थी एडवांस के लिए अच्छी बुक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। और देखो यार, अभी तुम लोग का टेस्ट का रिजल्ट आया, मैं बहुत खुश हूँ पीयूष से। ठीक है, उसका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मतलब पूरे इंस्टीट्यूट में उसकी रैंक 1 है। और इससे पहले जो आपकी लिस्ट आई थी, जो बैच 1 और 2 के लिए थी, उसमें जाके चेक करना, बच्चा अपने सेंटर में फर्स्ट रैंक पे, लेकिन पूरे इंस्टीट्यूट में वो 44th रैंक पे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उसने मतलब यहाँ अमरावती पेस में भी, मुंबई पेस या जितने पेस है उन सब में उसकी रैंक 1 है, यानी जो अभी टेस्ट हुए उन सब में उसकी रैंक 1 है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज याद रखो कि अगर आपको डाउट्स जा रहे हैं, किसी में भी जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो यार आप लोग इंटरेक्शन करते ही नहीं। आपको पता है कुछ ही बच्चे हैं, कुछ 2-4 बच्चे हैं जिनके ग्रुप्स में क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और मोस्टली तो मैथ्स के ही डाउट पूछते हैं, सबको मैथ्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ मानता हूँ हमारे सर का पढ़ाना बहुत मस्त है, मज़ा आता है उनके साथ पढ़ने में, बट जेई सिर्फ मैथ्स पे डिपेंड नहीं करती, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आना चाहिए अगर आपको जेई अच्छे से करना है तो। बट केमिस्ट्री में तो मतलब मैं वेट करता हूँ, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है बच्चे अब डाउट पूछेंगे, अब पूछेंगे, मैं कोई मैसेज आता है, कोई फोटो आती है सर डाउट, तो मैं तुरंत उसे ओपन करके सोचता हूँ शायद केमिस्ट्री का डाउट होगा, खोलता हूँ बंद कर देता हूँ, क्योंकि डाउट केमिस्ट्री का होता ही नहीं। तो फिर ये चीज़ अगर ऐसे रहेगी, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने पर्सनली मैंने 10 मिनट तक पूरा वो ऑब्जर्व किया किसके कितने मार्क्स है, एक एक बच्चे का अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं मोस्टली केमिस्ट्री के मार्क्स बता दूंगा। और ये चीज़ मेरी हमेशा रहेगी, तुम कभी भी टेस्ट दोगे तुम्हारे मार्क्स मेरे दिमाग में रहेंगे, हर एक बच्चे के जिसका नाम मैं जानता होऊंगा। और कुछ 10-15 बच्चे हैं अभी तुम्हारे में से जिनका नाम मैं जानता हूँ, तो उन सबके मार्क्स मैंने देखे। तो मैं मतलब बहुत कम लोगों से सेटिस्फाइड हूँ। हाँ ठीक है, ओवरऑल केमिस्ट्री का रिजल्ट अच्छा था, काफ़ी बच्चों के 60, मतलब बहुत सारे बच्चों के हैं जो मोर देन 50 पे हैं, 60 पे हैं, 70 भी है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए अगर तुम्हें अपना स्कोर अच्छा करना है तो तुम्हें फैकल्टीज के साथ इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। डाउट्स के लिए तुम जितना ज़्यादा इंटरेक्ट होगे उतना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये चीज़ ध्यान रखो, और ये चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी। तो यार ये बोलने की चीज़ नहीं है, समझदार हो, जेई करने के लिए बैठे हो, तो एटलीस्ट अभी से अगर तुम्हारा ये जो देखो यही चीज़ होता है, अगर तुम्हारा ये बेसिक स्ट्रांग हो गया ना तो आने वाली चीज़ें तुम्हारी ऑटोमेटिक स्ट्रांग है, उसके लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, यहाँ जो तुम टाइम मतलब खराब कर रहे हो,
तुम्हें क्या लगता है, हमें समझ में नहीं आता या किसी को समझ में नहीं आता? पेरेंट्स ने तुम्हें मोबाइल दे दिया है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, पेरेंट्स सोचते हैं तुम पढ़ रहे हो, लेकिन अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछोगे ना तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ तुम क्या कर रहे हो, और इस बात के बाद तुम खुद सोचोगे कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसा मत करो। मानता हूँ कि जो चीज़ आपको पहले नहीं मिलती थी अभी बहुत ज़्यादा मिल रही है, मोबाइल आपको बहुत ज़्यादा देर तक चलाने के लिए मिल रहा है, बट उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी करो। पहले अपना काम कर लो ना, पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें मोबाइल में जो यूज़ करना है करो ना। तुम्हें यूट्यूब देखना है, तुम्हें टिकटॉक देखना है, तुम्हें इंस्टाग्राम रील्स देखना है, जो भी तुम्हें देखना है तुम देखो ना, किसने मना किया है? और तुम्हें बनाना भी है तो तुम बनाओ ना, लेकिन पहले अपना ये काम तो कर लो जिसके लिए तुमने एडमिशन लिया है। तो यार देखो, थोड़ा सा समझदार बनो। वैसे मेरी आदत नहीं है ज़्यादा इन सब टॉपिक्स पे बात करने की, मेरा क्लियर है, जो मेरे पास आता है मैं उनके लिए हेल्पफुल हूँ, जो नहीं पढ़ना चाहता मैं उनको बिल्कुल भी मतलब डिस्टर्ब नहीं करता। तुम तुम्हारी लाइफ जियो, मैं मेरी जीता हूँ, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अभी मैं तुम्हें इनिशियल स्टेज पे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आज तुम समझ गए तो तुम्हें कल किसी के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? बाकी मेरी तरफ से फ्री हो, अभी भी तुम्हारी चॉइस है, लाइफ तुम्हारी है, जो करना है करो। मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ा सकता हूँ यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। चलिए, मेटेलिक रेडियस हमने देख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं लास्ट टाइप की रेडियस, जिसको हम बोलते हैं वॉन डेर वाल्स रेडियस। वॉन डेर वाल्स रेडियस क्या होता है? ठीक है, सिंपल सी चीज है। वॉन डेर वाल रेडियस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रेडियस फाइंड किया जाता है। अब मैं तुम्हें एक बार शॉर्ट फॉर्म में यहां बता देता। मैंने बताया था कोवैलेंट। कोवैलेंट होता है मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनके इंटरन्यूक्लियर, उनके बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। मेटेलिक, मेटेलिक में मेटल के दो एडजेसेंट एटम्स के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वॉन डेर वाल्स, इसमें दो मॉलिक्यूल्स जो कि बॉन्डेड नहीं होते, उनकी बीच की डिस्टेंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं इसे डिफाइन कर देता, ये क्या होता है। बट ये तीनों देखो देखने में सेम लगती है, तो कंफ्यूज मत होना। डायग्राम बना के इसीलिए तुम्हें समझा दिया कि डायग्राम से तुम्हें क्लियर हो जाएगी किसमें किस टाइप की रेडियस की बात हम करने जा रहे हैं, और इससे देख के ही मैं तुम्हें ऑर्डर भी बता दूंगा कैसे ऑर्डर इसका निकालता है। तो चलो अपन बात करते हैं वॉन डेर वाल्स रेडियस के बारे में। सपोज करो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओवरलैपिंग से। सपोज करो हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, पहला मॉलिक्यूल ये है जिसमें दो एटम बॉन्डेड है, और दूसरा मॉलिक्यूल ये है जिसमें दो एटम्स बॉन्डेड है। ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल का इंटरन्यूक्लियर ये है और इसका न्यूक्लियस ये है, तो इसकी जो डिस्टेंस होती है उसका अगर तुम हाफ फाइंड कर लो तो वो तुम्हारी वॉन डेर वाल्स रेडियस होती है, ठीक है? तो ये होती है वॉन डेर वाल्स रेडियस। तो इसे अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज the distance between two nearest atoms of two adjacent molecules। ठीक है, इसको थोड़ा सही करना। इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक? तो इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू नियरेस्ट atoms of adjacent molecule, ठीक है? तो it is defined as the half of the distance between two nearest atoms of two adjacent
मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो दो मॉलिक्यूल है ये एडजेसेंट एक दूसरे के पास पास रखे हुए, ये बॉन्डेड नहीं है, मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड नहीं है। इनके इस मॉलिक्यूल में ये दोनों एटम्स बॉन्डेड है, इस मॉलिक्यूल में ये दोनों एटम्स बॉन्डेड है, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के एडजेसेंट रखे हुए। तो इस एटम से इस एटम यानी इन दोनों मॉलिक्यूल के एटम्स की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, यानी ये जो पास पास आके रखे गए इन एटम्स की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वॉन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, तो ये भी क्या होती है, आर वॉन डर वाल्स इज ऑल्सो इक्वल टू d/2। लेकिन कौन सा d/2 है, तो ये तुम्हें मैंने बता दिया। दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस। फिर से बोल रहा हूं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड नहीं है, इस मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स बॉन्डेड है, इस मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये तुम्हारी सारे टाइप की रेडियस के बारे में मैंने बात कर लिया। अभी रेडियस हमारी खत्म नहीं हुई है, इसके बाद जो कल मैं लेक्चर दूंगा उसमें भी रेडियस ही पढ़ेंगे हम, और आगे प्रॉपर्टीज और कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखूंगा। बट मैं तुम्हें एक चीज और हाँ, इसमें एक दो पॉइंट और लिखना है, मैं वो भी बता देता। लिख लिया, हटा दो इसे। तो पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट लिखो। ठीक है, पहला क्या है, वॉन डर वाल्स रेडियस इज यूज्ड इन सॉलिड स्टेट। या फिर तुम चाहो तो जो मैंने डेफिनेशन अभी लिखवाई थी ना, एडजेसेंट मॉलिक्यूल, तो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के बाद तुम लिख लो इन सॉलिड स्टेट, यानी उस डेफिनेशन में इन सॉलिड स्टेट ऐड कर देना। सेकेंड, इट इज यूज्ड फॉर नोबल गैस, यानी नोबल गैस की जो हम रेडियस फाइंड करते हैं वो वॉन डर वाल्स रेडियस होती है। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नोबल गैस की जो रेडियस होती है वो कौन सी रेडियस होती है। नोबल गैस की जो रेडियस होती है वो वॉन डर वाल्स रेडियस होती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था रेडियस का, जो कि कंप्लीट हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, मेटेलिक, कोवेलेंट और वॉन डर वाल्स, इन तीनों के बीच में तुम्हें ऑर्डर दिखा के दे देता। मैं तुम्हें लिखवाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ डायग्राम बना के दिखाऊंगा, तुम ऑलरेडी बता दोगे किसका रेडियस ज्यादा आने वाला है। एक चीज याद रखना, इन तीनों रेडियस को हम आयोनिक से कंपेयर नहीं करते। आयंस इलेक्ट्रॉन रिमूव या ऐड करने के बाद फॉर्म होते हैं, लेकिन इनमें किसी में भी इलेक्ट्रॉन के रिमूवल और एडिशन की बात नहीं हुई। तो आयनिक रेडियस बिल्कुल अलग है, ये तीनों बिल्कुल अलग है। अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों के आपस में ऑर्डर की बात कि कौन सी रेडियस सबसे ज्यादा बड़ी है, कौन सी छोटी है। कुछ लोगों को समझ में आ चुका होगा कौन सी सबसे बड़े आने वाली है, क्योंकि डिस्टेंस तीनों डायग्राम में डिस्टेंस हमें पता चल गया। तीनों d/2 से डिफाइन होते हैं, लेकिन तीनों में अलग अलग टाइप की डिस्टेंस है। बट फिर भी मैं एक साथ तीनों के डायग्राम बना देता और क्लियर कर देता कैसे तुम ऑर्डर निकालोगे। पहला जो हमने पढ़ा था आर कोवेलेंट। अगर मैं बात करूं आर कोवेलेंट की, तो वो भी d/2 था, लेकिन डायग्राम कैसा था, ऐसा था, यानी यहां से यहां तक। फिर हमने पढ़ा आर मेटेलिक। आर मेटेलिक में भी d/2 था, लेकिन दो एडजेसेंट एटम्स के बीच में था। तो तुम्हें इन दोनों में अगर मैं रेडियस का डिस्टेंस पूछूं, रेडियस का रेशियो पूछूं, तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि ये रेडियस ज्यादा दिख रही है, ये रेडियस कम होगी, क्योंकि इसमें एटम्स की ओवरलैपिंग हो गई, इसमें एटम्स एडजेसेंट रखे हुए। थर्ड हमने पढ़ा आर वॉन डर वाल्स। तो इस डायग्राम को एज इट इज बना लेना तुम वापस से। इसमें हमने क्या देखा कि दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के, दो एटम्स के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है उसका हाफ आपका होता है। ठीक है, तीनों में ये d, ये d और ये d, और तीनों में d/2 आपका रेडियस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब इनमें अगर ऑर्डर देखना तो यहां से क्लियर हो रही है कि आर वॉन डर वाल्स सबसे ज्यादा है, फिर मेटेलिक है और फिर कोवेलेंट है। तो यहां से अगर मैं ऑर्डर देखूं तो ऑर्डर क्या आएगा, आर कोवेलेंट, यानी रेडियस ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज लेस देन आर मेटेलिक, एंड आर मेटेलिक इज लेस देन आर वॉन डर वाल्स। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपका आ जाता है इस डायग्राम से।
ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में वापस से इसके आगे की रेडियस वगैरह मैं आपको डिफाइन करूंगा कि एटॉमिक रेडियस में क्या ट्रेंड चलता है, पीरियोडिक ट्रेंड एंड ऑल। तो आज की क्लास यहीं तक, चलिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। और आज जो बोला है उस पर थोड़ा सा फोकस करना, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी बोलने का मौका मत देना, और तुम दोगे तो मैं बोलूंगा भी नहीं। चलिए।